Friends, and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 8th of January 2023। 8 जनवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट केवल इतनी रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक आर कंटेंट। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस कंटेंट को बनाने में, सुबह सुबह उठना पड़ता है ठंड में, तो आप लोग थोड़ा सा इसको रेसिप्रोकेट करें, हम थोड़ा सा अगर आप लाइक करें तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ कीप डूइंग दैट। कंटेंट मुझे पता है कि बेस्ट कंटेंट है ये, इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप 2 घंटे का एनालिसिस क्यों ना देख लें। तो आई होप आप लोग इसको थोड़ा रेसिप्रोकेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल है, हेबर बॉश प्रोसेस जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में थी। हेबर प्रोसेस तो काफ़ी ज़्यादा फेमस प्रोसेस है, वैसे आप लोग को पता होगा, तो इसके बारे में आपको बताना है क्या है ये। ऑप्शंस आर ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी फ्रॉम स्टार्स टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट, कन्वर्टिंग हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन टू अमोनिया, एनहांसिंग प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, या हार्नेसिंग द एटॉमिक एनर्जी फॉर स्पेस रॉकेट्स। हेबर बॉश प्रोसेस किससे रिलेटेड है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस, मैं आपको आंसर बताता हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से प्रयास करेगा कि आपसे बने, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितने आपने सही किए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि कन्वर्टिंग हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन टू अमोनिया। दिस इज द करेक्ट आंसर। दूसरा सवाल है, सगोल कांगजी इज ए स्पोर्ट रिलेटेड टू। सगोल कांगजी इनमें से किससे रिलेटेड है? फर्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश, सेकंड इज मणिपुर, थर्ड इज नागालैंड एंड फोर्थ इज हिमाचल प्रदेश। तो सगोल कांगजी एक स्पोर्ट्स है जो कि मणिपुर का इंडिजिनस स्पोर्ट्स है, और इसको खेलने के लिए जो इसमें एक घोड़े का यूज़ होता है, घुड़सवार होता है, उसके द्वारा खेला जाता है। सगोल कांगजी याद रखेगा, इट्स अ स्पोर्ट एसोसिएटेड विद द इंडिजिनस पीपल ऑफ मणिपुर। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज लैंग्वेज टैक्स। टर्म अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो आपको बताना है कि लैंग्वेज टैक्स किससे रिलेटेड है, क्या है। ऑप्शंस आर, इट इज अ टैक्स इम्पोज्ड बाय इंग्लिश नेशन और नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन। बी इज टैक्स इम्पोज्ड बाय यूएस कंपनीज ऑन चाइनीज ऑफिशियल्स। द कॉस्ट इन्वॉल्व टू कंपनसेट अदर कंट्रीज फॉर ट्रांसलेटिंग एंड टीचिंग इंग्लिश। एंड फोर्थ इज द कॉस्ट इन्वॉल्व ऑन ट्रांसलेटिंग अ बुक रिटन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज टू द ऑफिशियल लैंग्वेज। द करेक्ट आंसर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लैंग्वेज टैक्स का एक नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि द कॉस्ट इन्वॉल्व टू कंपनसेट अदर कंट्रीज फॉर ट्रांसलेटिंग एंड टीचिंग इंग्लिश। तो एक्चुअली ये जो लैंग्वेज टैक्स है एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है जिसको प्रपोज किया था बेल्जियन इकोनॉमिस्ट फिलिप वैन पैरिज ने। याद रखिएगा, जो लैंग्वेज टैक्स इट इज अ इकोनॉमिक कंसेप्ट प्रपोज्ड बाय बेल्जियन इकोनॉमिस्ट फिलिपे वैन पैरिज, एंड इट इज इंटेंडेड टू कंपनसेट कंट्रीज विद अ लेस वाइड स्प्रेड लैंग्वेज फॉर देयर एक्सपेंसेस फॉर टीचिंग एंड ट्रांसलेशन। तो जो टीच और ट्रांसलेट करने के लिए जितने कॉस्ट आता है उसको कंपनसेट किया जाता है ऐसी कंट्री में जहाँ पे कम वाइड स्प्रेड लैंग्वेज हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आई होप यू विल रिमेंबर इट। अब आगे बढ़ते हैं न्यूज़ एनालिसिस में। पहली जो न्यूज़ है फ्रंट पेज की, वह है रूट्स कनेक्ट अ मेघालय विलेज। तो अब मेघालय आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर इट्स रूट ब्रिजेस, है ना। रूट्स ब्रिजेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है आपका मेघालय, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक रिवर का नाम लिखा है तो आप वो भी नोट कर लीजिए, उमकर रिवर। याद रखिएगा, सीएज नाम का गाँव है चेरापूंजी के पास, और उमकर रिवर है वहाँ पे। उमकर या ओमकार रिवर है, जिसके ऊपर काफ़ी लिविंग ये जो लिविंग रूट्स ब्रिजेस जो है वो बनाए जाते हैं। अभी रूट्स कैसे बनते हैं, रूट ब्रिजेस किससे बनते हैं? तो इसमें रूट यूज़ होती है रबर फिग यानी कि फीकस इलास्टिका की। लिख लीजिएगा, रबर फिग यानी कि फीकस इलास्टिका जो है इसके रूट्स का यूज़ किया जाता है टू फॉर्म द ब्रिजेस। एंड यहाँ पे जो लोग हैं वो इसको बनाते हैं। कुछ लोग हैं जो इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, पूरी उनकी फैमिली लाइफ बीत गई है फॉर द लिविंग रूट ब्रिजेस एंड ऑल। याद रखिएगा, मेघालय इज नोन फॉर इट्स रूट ब्रिजेस विच आर लोकली नोन एज जिंकियंग जरी। याद रखिएगा, जो ये रूट ब्रिजेस हैं इनको लोकल लैंग्वेज में जिंग कियंग जरी लिखा जाता है, कहा जाता है जिंग कियंग जरी या जिंग कियंग जरी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, दिस इज अ टर्म जो कि पूछा जा सकता है आप लोगों से। एंड दिस रूट ब्रिजेस काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉर द मेघालय, एंड स्पेशली मेघालय चूँकि प्रोन टू फ्लड्स है, वहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल होती है, उस कारण से भी काफ़ी ज़्यादा इसको बनाया जाता है रूट ब्रिजेस को, इन ऑर्डर टू एवर्ट द कैलामिटीज़ को दूर रखने के लिए।
लिए ना, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट मेघालय के रिगार्डिंग एंड जिंगकियांग जरी के रिगार्डिंग। आईएएस ऑफिसर्स आर वल्नरेबल टू पॉलिटिकल प्रेशर विच अफेक्ट देयर ऑटोनॉमी। अब यहाँ पे कुछ आईएएस ऑफिसर्स से ही एक डिस्कशन चल रहा था जिसमें था हैज़ द आईएएस फेल्ड द नेशन, क्या आईएएस ने नेशन को फेल किया है। तो ऑब्वियस सी बात है जो लोग उसमें शामिल थे वो भी आईएएस ऑफिसर्स थे, उन्होंने उनमें से बहुत लोगों ने बहुत अच्छी बातें की, उन्होंने एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच ही होनी चाहिए। तो बैलेंस्ड अप्रोच क्या होता है, देखो कि यस जो आईएएस ऑफिसर्स उन्होंने बहुत काम किए हैं डेफिनेटली, चाहे वो इस गवर्नमेंट की स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। अगर हम ब्यूरोक्रेसी में आईएएस ऑफिसर्स को हटा दें तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा इंडिया के लिए। लेकिन वहीं पे साथ ही साथ यहाँ पे जो बात ऊपर लिखी गई ये भी उतनी ही सत्य है कि आईएएस ऑफिसर्स की जो एफिशिएंसी है, जो उनकी वर्किंग है, जो उनकी वो है, वो डिपेंडेंट है उनके करेज के ऊपर। देखो कहीं पे भी मैं आपको किसी भी डिपार्टमेंट की बात बता दूँ, ऑफिसर का करेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कितना करेजियस है फॉर डिसीजन मेकिंग, कितना करेजियस है वो नो बोलने के लिए। अगर वो नो बोलने की क्षमता नहीं रखता तो फिर ऐसा ऑफिसर किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप ऐसी पोस्ट में रहते हो, आप आईएएस आईपीएस या मतलब किसी भी ऐसी चीज़ में रहते हो तो आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर झेलना पड़ता है। एंड ऐसे में पॉलिटिकल प्रेशर को या आपको इस तरीके से लोकल प्रेशर को हैंडल अगर करते नहीं आता तो यू विल नॉट बी अ गुड ऑफिसर। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो लैक ऑफ करेज एंड फ्रेटर्निटी जो है सिविल सर्वेंट्स की, वो उनको कहीं ना कहीं वल्नरेबल बनाती है टू succumbing to the pressure that is given to them from the local politicians और local persons, है ना, local influential persons। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, लिख लीजिए वोहरा कमेटी ऑफ 1993, प्लीज़ नोट डाउन वोहरा कमेटी ऑफ 1993, ये भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो वोहरा कमेटी ने 1993 में एक्चुअली पॉलिटिकल नेक्सस पढ़ा था बिटवीन करप्ट नेक्सस पढ़ा था बिटवीन द पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, है ना। तो ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वोहरा कमेटी बनाई गई थी। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इट स्टडीड द नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। द कमेटी वॉज सेटअप बाय द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इन जुलाई 1993। वोहरा कमेटी याद रखिएगा, एन वोहरा होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस कमेटी को हेड किया था। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आई होप आपको याद रहेगा। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड। बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आइटम्स है। संडे का दिन है लेकिन न्यूज़पेपर ऐसा है जैसे मंडे का हो बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे आर्टिकल्स हैं। तो एक एक करके हम देखते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंट आउटब्रेक्स ऑफ बर्ड फ्लू इन केरला। अब केरला में बहुत सारे स्पीशीज़ में वहाँ डक्स हैं, वहाँ पे यहाँ आपका कहना चाहिए एवियन फ्लू फैल गया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के कारण आ रहा है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो आ रहे हैं वहाँ के वेटलैंड्स में, वहाँ पे आ रहा है। तो कौन कौन से वेटलैंड्स हैं केरला में? अष्टमुडी लेक है आपका एक वेटलैंड है, शष्टमकोट्टा लेक है, वेम्बनाड कोल वेटलैंड्स है। तो ये 3 वेटलैंड्स भी याद रखिएगा, अष्टमुडी लेक, शष्टमकोट्टा लेक एंड वेम्बनाड कोल वेटलैंड्स। दीज आर द वेटलैंड्स फ्रॉम केरला। अगर आपको कोई और पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा। दीज आर द रामसर साइट्स फ्रॉम, आई थिंक दीज आर द रामसर वेटलैंड्स फ्रॉम केरला। इसके अलावा अगर आपने कोई नया बना है तो वो मुझे बता दीजिएगा, अष्टमुडी, सष्टमकोट्टा, वेम्बनाड कोल, क्योंकि मैंने ये देखा नहीं है, मैंने बस अपनी जितना मेरे को याद है उससे मैंने लिखा है। तो अगर आपको कुछ और पता है नया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। बाकी रामसर आपको पता ना कहाँ पर था। तो एक चीज़ करना आप लोग के लिए, एक होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क। रामसर कहाँ की साइट है और रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, ये 2 फैक्ट आप मुझे लिख करके बताइएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। ये न्यूज़ छोड़ देना, न्यू एडिशन ऑफ वर्क ऑन श्री रामना महर्षि, ये छोड़ दो। कोई सी काम मैंने पढ़ ली है ज़रूर लेकिन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं, साइंस एंड टेक पेज भी है ना आज। असम्स दीपोर बील सोर्स अबव गार्बेज माउंट्स, सर्वे शोज मोर बर्ड्स इन वेटलैंड। अब यहाँ पे असम का जो दीपोर बील है ये असम की एकमात्र रामसर साइट है, याद रखिएगा। दीपोर बील असम की एकमात्र रामसर साइट है विच इज ट्रबल्ड बाय द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड अर्बन बेस्ड। तो यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और अर्बन बेस्ड के कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशानी है। लेकिन यहाँ पे जो वाटर फाउल स्पीशीज़ हैं वो 30 से ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले 66 थी लास्ट ईयर, इस बार 96 स्पीशीज़ के लगभग 26,747 बर्ड्स यहाँ पर आए हैं।
तो यह भी रिसेंटली सेंसस किया गया गुवाहाटी वाइल्ड लाइफ डिवीजन के द्वारा, और उनको द्वारा बताया गया कि 30 से ज़्यादा स्पीशीज़ बढ़े हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे उनका जो दीपोर व्हील है उसके सेफ्टी, उसके क्लीनिनेस, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। दैट इज़ अ थिंग विच हैज़ बीन मेंशन्ड। लेस देन 1% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स हैव डाउनलोडेड द डिजिटल वोटर ID। तो लगभग 67 लाख वोटर्स ने डाउनलोड कर लिया अपना डिजिटल वोटर ID, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो ID कार्ड, ई-एपिक। अगर आपसे कोई पूछे ई-एपिक किसके द्वारा, क्या है ई-एपिक कार्ड, तो यह है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो ID कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो ID कार्ड। याद रखिएगा, ई-एपिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो ID कार्ड। एंड ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको कि डाउनलोड किया जा रहा है ना, याद रख सकते हैं। तो ये ई-एपिक अगर आपसे यूपीएससी पूछता है तो आप उसको बता सकें, इतना आप कम से कम याद रखेगा, बाकी आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं यहाँ पे। अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ मर्करी बिकम्स अ सुपर कंडक्टर। अब देखो, इस न्यूज़ में आपको 3 चीज़ें पता चलेंगी। पहली चीज़ तो ये कि मरकरी एक सुपर कंडक्टर होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि जब भी सुपर कंडक्टिविटी आप स्टडी करेंगे तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड टेम्परेचर होता है जिसके नीचे एक एलिमेंट या एक मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टर के रूप में बिहेव करने लगता है ना। सुपर कंडक्टर क्या होगा? सुपर कंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि जीरो रेजिस्टेंस दे रहा हो। सुपर कंडक्टर कंडक्ट करने के का वो सुपरस्टार है। कंडक्ट करने का सुपरस्टार मतलब कि रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं दे रहा है ना, रेजिस्टेंस जीरो है ना। तो ये जीरो रेजिस्टेंस वाले जो हैं डिवाइसेस, ये मटेरियल्स, ये सुपर कंडक्टर कहलाते हैं। तो 1911 में डच फिजिसिस्ट थे हीक कैमरलिंग ओन्स जो थे, उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर की मरकरी में, ठीक है ना। डच फिजिसिस्ट थे हीक कैमरलिंग ओन्स, उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर की मरकरी में, और उन्होंने पता किया कि भैया बहुत एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे, सुपर कंडक्टिविटी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में मरकरी जो है वो एक सुपर कंडक्टर के रूप में बिहेव करता है। कोई रेजिस्टेंस नहीं देता है करंट को रेजिस्टेंस मतलब करंट को रोक, करंट का क्या होता है, कई बार लॉस होता है। जैसे कभी आप लोग, मुझे नहीं पता कितना इलेक्ट्रिकल जानते हैं, बट इस तरीके से आपने ये एक इस तरीके से पढ़ा होगा, है ना। ये कभी देखा, ये सर्किट देखा कभी? अब यहाँ पे अगर आई करंट फ्लो हो रहा है और ये आर है, तो आई स्क्वायर आर के बराबर एक एनर्जी का जो है वो लॉस होगा। आई स्क्वायर आर बराबर एनर्जी का लॉस होता है। ये आपका रेजिस्टेंस होता है, दिस इज योर रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट होती है ओम, ओम में इसको नापते हैं। पता नहीं, आई डोंट नो आप कितना इलेक्ट्रिकल जानते हैं, बट मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ करंट वोल्टेज जो भी जितना रिलेशनशिप है, लेकिन इतना आपको जानना नहीं है। रेजिस्टेंस मतलब समझ लो कि करंट का थोड़ा सा लॉस होता है, मतलब वो जो एनर्जी उसका लॉस होता है आई स्क्वायर आर के बराबर, है ना। तो आप इतना याद रखिएगा। यहाँ पे एक BCS थ्योरी दूसरी जो है वो है बार्डीन कूपर श्राइफर थ्योरी। ये भी याद रखिएगा, बार्डीन कूपर श्राइफर थ्योरी। और इस थ्योरी का यूज़ किया जाता है सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए। दिस इज द थ्योरी विच इज़ यूज टू एक्सप्लेन सुपर कंडक्टिविटी इन वेरियस मटेरियल्स, ठीक है ना। इस थ्योरी के अंतर्गत क्या हुआ, BCS कहता है कि जब BCS सुपर कंडक्टर्स होते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी रिलीज होती है बाय द ग्रिड ऑफ एटम्स विच इनकरेजेस द इलेक्ट्रॉन्स टू पेयर अप, है ना। इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं और बनाते हैं क्या, कूपर पेयर बनाते हैं। ये कूपर पेयर्स मूव करते हैं लाइक वाटर इन अ स्ट्रीम फेसिंग नो रेजिस्टेंस टू देयर फ्लो, है ना। ये जो कूपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, कूपर पेयर्स हैं, ये फ्लो करते हैं लाइक स्ट्रीम, फ्लोइंग स्ट्रीम, एंड देयर इज नो रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। थ्रेशोल्ड टेम्परेचर जो है मरकरी में वो है -270 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, -270 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का थ्रेशोल्ड टेम्परेचर है। XBB.1.5 वेरिएंट, ये भी एक कोरोना का ही वेरिएंट है, और अभी इसको आई थिंक क्रैकन के नाम से जानते हैं। क्रैकन वेरिएंट है जो कि US में चल रहा है, तो याद रखिएगा क्रैकन वेरिएंट, है ना। क्रैकन अगर आपसे पूछा तो बता दीजिएगा। अच्छा, एक आर्टिकल था जिसमें फ्लोटिंग सोलर पैनल्स की, फ्लोटा वोल्टाइक्स या फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की क्या विशेषता है। तो फ्लोटिंग सोलर पैनल्स की विशेषता देखो क्या लिखी यहाँ पे, ये लिख लो आप लोग। फ्लोटिंग सोलर पैनल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर कूलिंग इफेक्ट होता है वहाँ पे, पानी है ऑब्वियसली बात है, तो वाटर कूलिंग इफेक्ट मेक्स देम मोर एफिशिएंट देन लैंड बेस्ड वंस। याद रखिएगा, वाटर कूलिंग इफेक्ट उनको ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है देन द लैंड बेस्ड वंस। दे डोंट इंटरफेयर विद डेजर्ट इकोसिस्टम and they keep precious water from evaporating. They keep the precious water from evaporating. Even though reservoirs are artificial ecosystems, they provide habitat for wildlife. तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा, for the floating solar panels important है।
आगे देखते हैं, आइजर्स पुणे न्यू मटेरियल रिमूव्स पॉल्यूटेंट फ्रॉम वाटर। तो याद रखिएगा एक नया मटेरियल है जो कि अल्ट्रा फास्ट रिमूवल करता है सल्फा डाइमेथॉक्सीन एंटीबायोटिक का फ्रॉम वाटर, ठीक है ना। सल्फा डाइमेथॉक्सीन का अल्ट्रा फास्ट रिमूवल करता है, ये एक पॉल्यूटेंट है सल्फा डाइमेथॉक्सीन, यह लिखेगा सल्फा डाइमेथॉक्सीन एक पॉल्यूटेंट है जिसका अल्ट्रा फास्ट रिमूवल करता है एक मटेरियल, और ये बनाया किसने है, आइजर पुणे ने बनाया है, और इसका नाम है आईवो एफएम। ये देखो आईवो एफएम, ये क्या है, वायोलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। वायोलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एक मटेरियल है विच हैज बीन इंजीनियर्ड बाय आइजर पुणे, एंड ये रिमूव करता है पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर। पॉल्यूटेंट कौन सा, सल्फर डाइमेथॉक्सीन, याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर इट। विल शटिंग मार्केट फिक्स पाकिस्तान इकोनॉमी। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, अपनी एनर्जी को सेव करने की बात की है ताकि उनका एनर्जी का जो बिल है वो घट जाए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने एनर्जी बिल रिड्यूस करने के लिए कहा है कि 8:30 बजे के बाद कोई दुकानें नहीं खुलेगी, कोई रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे 10 बजे के बाद, है ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने पाकिस्तान ने की, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू सेव एनर्जी उन्होंने कहा कि भैया 8 8:30 के बाद मार्केट बंद हो जाएंगे और रेस्टोरेंट जो है 10 बजे के लोकल टाइम पे बंद हो जाएंगे, है ना। ट्रेडर्स का कहना है कि भैया हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, ये सब रोक आ रहे हैं, और पाकिस्तान की तो भैया हालत ऐसी ही है, पाकिस्तान तो यही करता है। याद रखिए। और अगला जो आर्टिकल्स में तवांग के बारे में मेंशन था, तवांग की लोकेशन थोड़ा मैं आपको बता दूं, तवांग क्यों हमेशा हॉट पॉइंट बना रहता है चाइना और इंडिया के बीच में। तो मैं बता दूं, तवांग एक स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट टेरिटरी है इंडिया में, विच इज़ वेस्ट बिटवीन चाइना एंड भूटान। चाइना भूटान के बीच में वेस्ट है और इंडिया की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट टेरिटरी है, एंड ये रीजन बॉर्डर करता है चाइना के एक ऐसे पार्ट को जिसका अभी भी बॉर्डर अनसेटल्ड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। इसलिए तवांग हमेशा डिस्प्यूटेड रहता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इंडिया का है पूरी तरीके से, इसमें कोई दूसरा क्लेम हो ही नहीं सकता। और तवांग के अंदर ही आता है यांगजी प्लेटू है विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बोथ इंडियन एंड चाइनीज़ मिलिट्री, क्योंकि ये जो पीक है इसमें 5700 मीटर के पीक है अबव द सी लेवल, और ये कैपेबिलिटी देते हैं ताकि आप पूरे रीजन को एक तरीके से देख सकें, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तवांग रीजन एंड योर यांगजी प्लेटू। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बता दिए मैंने, आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।